गैशियस एक्सचेंज इम्पोर्टेंट MCQs क्वेश्चन नंबर 10। इसका पार्ट 1 पहले ही आ चुका है, सो मेक श्योर यू वॉच ऑल द प्रीवियस पार्ट। स्किप्स के भी हम लोग MCQ सॉल्व कर चुके हैं इस चैप्टर के, और भी बहुत सारे चैप्टर्स के, बायो के अंदर, केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर, सबके अंदर, मेजरली बायो के अंदर। तो मेक श्योर यू वॉच बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस अ लॉट। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है ब्रेथिंग रेट इन मैमल्स इज कंट्रोल्ड बाय। ब्रेथिंग रेट पहले तो क्या होता है, देखो, नंबर ऑफ ब्रेथ पर मिनट इज ब्रेथिंग रेट, यानी कि आप कितनी बार सांस ले रहे हो एक मिनट के अंदर, वो ब्रेथिंग रेट है। अब ब्रेथिंग रेट के अंदर इनहेलेशन, एक मिनट में आप कितनी बार इनहेल कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो, दोनों आ जाता है। तो हमारे पास जो नॉर्मल रेस्टिंग के अंदर जो ब्रेथिंग रेट होता है वो 12 to 20 टाइम्स हम ब्रेथ करते हैं पर मिनट, या फिर कहीं कहीं पे 15 to 20 टाइम्स भी लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो ब्रेथिंग रेट कंट्रोल कौन करता है? लंग्स, चेस्ट एंड डायफ्राम, मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो यहाँ पे जो हमारा ब्रेथिंग रेट है वो कंट्रोल किया जाता है मेडुला ऑब्लोंगाटा के अंदर। हमारे पास एक सेंटर होता है, ब्रेथिंग सेंटर जिसे कहते हैं, वही कंट्रोल करता है ब्रेथिंग रेट को। क्वेश्चन नंबर 11, द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू सेल मेम्ब्रेन अकर्स बाय। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन ये टिश्यू है, ठीक है, यहाँ पे ये ब्लड, यहाँ पे ब्लड कैपिलरी है, तो यहाँ के अंदर, यहाँ पे जो डिफ्यूजन होती है उसी से ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब होगा डिफ्यूजन। और अगर आपसे पूछे एल्व्यूलाई और ब्लड कैपिलरी के दरमियान में कैसे होता है, तो वहाँ पे भी डिफ्यूजन ही होती है। क्वेश्चन नंबर 12, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब क्या है, यानी कि हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट, यानी कि ये टूटता है ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन के अंदर। क्यों? इसका सही जवाब, एकदम परफेक्ट आंसर ये है, 3 रीजंस होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की एफिनिटी को कम करने के लिए देयर आर 3 मेन रीजंस। पहला क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ना। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन बढ़ने से ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कम होती है। दूसरा रीज़न है हाइड्रोजन आयंस जाके अटैच हो जाते हैं हीमोग्लोबिन से, तो हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन को छोड़ना पड़ता है। थर्ड रीज़न है टेम्परेचर। जब टिश्यू के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से भी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की एफिनिटी कम होती है। तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी के ऑक्सीजन की एफिनिटी। अगर ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन लो है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, तो इसकी वजह से ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट होता है। डिसोसिएट यानी कि टूटता है, अलग हो जाता है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में। क्वेश्चन नंबर 13, कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड बाय एज बाय कार्बोनेट आयन। हमें पता है जब कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है ब्लड वेजल के अंदर, तो यहाँ पे आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ होता है। ठीक है, और आरबीसी के अंदर ही पानी भी होता है, आरबीसी वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है, 70% कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर एंड फॉर्म्स बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये बाइकार्बोनेट आयन ब्रेक होता है किसमें? बाइकार्बोनेट आयन, कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड ब्रेक डाउन होता है बाइकार्बोनेट आयन प्लस हाइड्रोजन के अंदर। ये बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी से बाहर चला जाता है और ये H पॉजिटिव जो है वो हीमोग्लोबिन से जाके अटैच होता है। ठीक है, तो 70% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में जाती है, 20% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन से अटैच होती है, और 7 या फिर कहीं कहीं पे 10% लिखा हुआ होता है। तो 10% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व हो जाती है। ये परसेंटेज आपको याद होनी चाहिए। तो वो पूछ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड एज बाइकार्बोनेट आयन इन। तो बाइकार्बोनेट आयन मैंने बताया कि कहाँ पे बनता, तो वो आरबीसी के अंदर है, लेकिन बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी से बाहर चला जाता है। ठीक है, कहाँ पे? प्लाज्मा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14, द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म पर यूनिट वॉल्यूम इज, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम मेटाबॉलिज्म क्या हो रहा है? द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म पर यूनिट वॉल्यूम इज, इसका मतलब है कि मेटाबॉलिज्म एक मिनट के अंदर एक पर्टिकुलर यूनिट वॉल्यूम में कितना मेटाबॉलिज्म हो रहा है। ठीक है, ये एरिया है, इतना वॉल्यूम है। ठीक है, इस वॉल्यूम में इतने मिनट में कितना मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, तो
इज़ वॉट हायर इन स्मॉल ऑर्गेनिज्म। इसको सिंपल लफ्ज़ों में ये समझो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहाँ पे ज़्यादा हो रही है। स्मॉल ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है, लार्ज ऑर्गेनिज्म में होता है, या सब में सेम ही होता है, या फिर हायर इन स्मॉलर एंड समटाइम्स, या फिर दोनों, कभी उसमें ज़्यादा होता है कभी उसमें ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे देखो, जो जितना स्मॉल ऑर्गेनिज्म होगा उसमें रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा, यानी कि उसके अंदर मेटाबॉलिक स्पीड ज़्यादा होगी, मेटाबॉलिज्म की स्पीड ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कि हायर इन स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। चलो क्वेश्चन नंबर 15, विच वन इज़ द फीचर ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। रेस्पिरेटरी सरफेस लार्ज भी होना चाहिए, पतला भी होना चाहिए ताकि डिफ्यूजन अच्छे से हो, वेंटिलेटेड भी होना चाहिए, ठीक है, मॉइस्ट भी होना चाहिए, वेट भी होना चाहिए, सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए। तो ये सब सारे के सारे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 16, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन यानी कि इनहेलेशन के टाइम पे दो चीज़ होती है। पहली क्या होती है, डायफ्राम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो स्ट्रेट हो जाता है, सही है, क्या हो जाता है, स्ट्रेट। वैसे वो डोम शेप में होता है, वैसे वो डोम शेप में रिलैक्स होता है, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो स्ट्रेट हो जाता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या होती हैं, ये भी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। तो इंस्पिरेशन के अंदर दोनों चीज़ें क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। तो यहाँ पे सही जवाब क्या है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, चेस्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट, तो बोथ ए एंड बी, ठीक है, रिलैक्स नहीं होंगी। चलो क्वेश्चन नंबर 17, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स टेक्स प्लेस इन। एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होती है, लंग्स, लिवर, किडनी, ऑल काइंड ऑफ सेल। तो ऑफ कोर्स रेस्पिरेशन पर्टिकुलरली हर तरीके के सेल में होती है, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन तो हर कहीं पे होगी कि ग्लूकोज, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है, ग्लूकोज रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन में, और ये ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में, और यहाँ पे एटीपी प्रोड्यूस होता है। हर सेल को एनर्जी चाहिए, हर सेल को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो ये प्रोसेस हर कहीं पे हो रहा है, हर सेल में हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, ब्रेथिंग स्लोज डाउन ड्यूरिंग। ब्रेथिंग कब स्लो डाउन होती है, जब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज नहीं, एक्सरसाइज के टाइम पे तो ब्रेथिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। फीवर के टाइम पे नो पर्टिकुलर नंबर, लेकिन जहाँ जब हम लोग रेस्ट में होते हैं, स्लीप करते हैं, तो उस टाइम पे बहुत कम हो जाती है ब्रेथिंग रेट, क्योंकि ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा, कोई और एक्टिविटी नहीं हो रही बॉडी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 19, सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स आर लोकेटेड इन। सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स कहाँ पे लोकेटेड होता है, ठीक है। तो देखो, अब एक चीज़ याद रखिएगा, नेजल कैविटी के अंदर आपसे पूछ सकता है कौन से एपिथेलियल होता है, तो कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होता है नेजल कैविटी के अंदर। अच्छा, अगर आपसे पूछे एल्विलाई के अंदर कौन सा होता है, तो आप बोलोगे स्क्वामस एपिथेलियल, ठीक है, स्क्वामस एपिथेलियल। अगर वो पूछ रहा है सिलिएटेड एपिथेलियल कहाँ पे होता है, तो ट्रैकिया के अंदर होता है, ठीक है। ट्रैकिया में सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स होता है। ये जो सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स होता है, ये प्रिवेंट करते हैं पैथोजेंस को फर्दर लंग्स के अंदर एंटर करने के अंदर। ये जो सिलिएटेड एपिथेलियल म्यूकस भी सिक्रीट करता है, और ये म्यूकस जो है वो डस्ट पार्टिकल्स, पॉलन ग्रेन्स को ट्रैप करता है। क्वेश्चन नंबर 20, विच इवेंट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द एक्टिविटी ऑफ एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन के टाइम यानी कि एक्सलेशन के टाइम पे क्या होता है, पहली चीज़ डायफ्राम क्या होता है, रिलैक्स होता है। दूसरी चीज़ जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो भी क्या होती हैं, वो भी रिलैक्स होती है। दोनों चीज़ें क्या होंगी, रिलैक्स होंगी, तो कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, डायफ्राम जब रिलैक्स होता है, मैंने बताया था डोम लाइक हो जाता है, मोर डोम लाइक शेप ऑफ डायफ्राम, ठीक है। बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ रिप्लिकेशन, नहीं, दोनों मूवमेंट नहीं होगी। एक्सलेशन के टाइम पे देखो, जब आप इंस्पायर करते हो, करके देखिए, इंस्पायर करो एयर, यानी कि इनहेल करो एयर को, तो रिप्लिकेशन क्या हो रहा है, अपवर्ड हो रहा है। लेकिन जब आप एक्सहेल करते हो तो रिप्लिकेशन क्या हो जाता है, डाउनवर्ड हो जाता है। और अच्छा, ये उस तरीके बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड लिखा हुआ है तो ठीक है। और लास्ट में क्या कह रहा है कि रिलैक्सेशन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स, तो यहाँ पे रिलैक्सेशन, तो ये भी सही है स्टेटमेंट, सही है, रिलैक्सेशन, हाँ रिलैक्सेशन हो रही है इंटरकोस्टल मसल्स की, ये भी ठीक है। अच्छा, वहाँ पे नॉट पूछ रहा है, तो फॉर्स ऑप्शन ए गलत जवाब है, क्योंकि रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम होगी। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मच एरिया ऑफ लीफ इज़ कवर्ड बाय एयर स्पेस। सिंपल, ये आपको याद करना पड़ेगा कि जो हमारे पास मीजोफिल सेल होता है, लीफ के अंदर जो सेल्स होते हैं मुझे मीजोफिल सेल्स बोलते हैं। मीजोफिल सेल्स के दरमियान में, क्योंकि लीफ के ऊपर क्या होता है, स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा से एयर एंटर होती है,
और मीजोफिल सेल्स में एयर स्पेसेस बन जाती है, जैसे हनी कॉम के अंदर ये स्पेसेस होती है ना, वैसे ही मीजोफिल सेल के अंदर एयर स्पेसेस बन जाती हैं जो कि 40% एरिया कवर कर लेती हैं सेल का। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हायर कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का हायर कंटेंट ऑफ कोर्स एयर के अंदर होता है। वाटर के अंदर ओनली 5% डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है, एयर के अंदर 21% ऑक्सीजन होती है। क्वेश्चन नंबर 23, द मेम्ब्रेन कवरिंग द लंग्स एंड रिड्यूस द फ्रिक्शन। लंग्स के ऊपर मेम्ब्रेन जो कवर्ड होती है उसे बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लूरल मेम्ब्रेन एक होती है जो कि लंग्स के ऊपर होती है, इसे बोलते हैं वेसरल प्लूरा। ठीक है, एक प्लूरल मेम्ब्रेन होती है जो कि थोरेसिक कैविटी के इनसाइड होती है, लंग्स से बिल्कुल अटैच नहीं होगी लेकिन थोरेसिक कैविटी के इनसाइड होगी, तो उसे क्या बोलेंगे, पेलाइटल प्लूरा। दोनों के बीच में फ्लूइड होता है, इसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, ये इसका काम होता है सरफेस टेंशन को रिड्यूस करना, फ्रिक्शन को रिड्यूस करना। चलो क्वेश्चन नंबर 24, द इरिटेंट सब्सटेंस ऑफ स्मोक जनरली कॉजेज। स्मोक के अंदर हम लोग जब कोई इंसान स्मोक करता है टोबैको वगैरह को, उसके अंदर होता है निकोटीन जैसे सब्सटेंस होते हैं जो कि एक इरिटेंट सब्सटेंस है, और वो कॉज कर सकता है क्या, वो कॉज कर सकता है बहुत सारी डिजीज़ेस। और यहाँ पे एक सिम्टम लिखे हुए हैं, कफ, स्नीजिंग, डायरिया, तो यहाँ पे स्मोकर्स कफ डेफिनेटली सही जवाब है। स्मोकर्स कफ का एक स्पेशल बात ये होती है कि उसके अंदर विजिंग साउंड आती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, ओपरक्यूलम इज़ प्रेजेंट इन। अब देखो ओपरक्यूलम किसे बोलते हैं, फ़िश जो होती है ना, फ़िश दो तरीके की फ़िश होती है, एक होती है कार्टिलेजिनस फ़िश, एक होती है बोनी फ़िश। आप ये पढ़ोगे डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स के अंदर। अब ये जो कार्टिलेजिनस फ़िश है और जो गिल अपना बोनी फ़िश है, दोनों के अंदर डिफरेंस ये भी होता है कि एक, देखो ओपरक्यूलम है क्या, फ़िश के अंदर क्या होती हैं, गिल्स होती हैं। ये जो गिल्स है इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, इसे ओपरक्यूलम बोलते हैं। जो कार्टिलेजिनस फ़िश होती है उसके ऊपर ये, उसके पास ये ओपरक्यूलम नहीं होती। जो बोनी फ़िश होती है उसके पास ये होती है। ठीक है, और जॉलेस फ़िश तो कुछ और ही है, उसके पास ओपरक्यूलम नहीं होती, तो ओपरक्यूलम सिर्फ बोनी फ़िश के अंदर होती है। तो 25 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 26, एक्सेल्ड एयर इज सैचुरेटेड विद। तो जो आपने एयर एक्सेल की उसके अंदर क्या है, सैचुरेटेड यानी कि उसके अंदर क्या पाया जाता है। तो आप जब आप एयर को एक्सेल करते हो उसके अंदर वाटर कंटेंट बढ़ जाता है उसके अंदर। अगर आप चार्ट देखोगे, एक टेबल गिवन है, यहाँ पे इनहेल्ड है और यहाँ पे एक्सेल्ड एयर। तो इनहेल्ड एयर के अंदर जैसे ऑक्सीजन जो है, जब आप इनहेल करते हो एयर को तो उसके अंदर ऑक्सीजन होती है 21%, और जब आप एक्सेल करते हो तो हो जाती है 16%। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड पहले कम होती है, 0.04% होती है, लेकिन जब आप एक्सेल करते हो एयर को तो ऑफकोर्स कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, 4% हो जाती है। जब आप इनहेल करते हो एयर को तो वाटर जो है वो कम होता है, लेकिन जब आप एक्सेल करते हो तो वाटर जो है वो सेचुरेटेड हो जाता है, वाटर ऐड होता है एक्सेल्ड एयर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 27, गिल्स आर प्रेजेंट। गिल्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सरफेस ऑफ फेरिंग्स में, ब्रोंकियल कैविटी के अंदर, अटैच्ड टू ओपर, अभी बताया था ओपरक्यूलम के असल में गिल्स जो है उसकी कवरिंग को ओपरक्यूलम बोला जाता है। ठीक है, और लास्ट में वो कह रहा है ऑन द सरफेस ऑफ फेरिंग्स और इन ब्रोंकियल कैविटी। ये सही जवाब है क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें कि उसकी अगर लोकेशन की बात करें तो देखो फेरिंग्स वाली जगह जहाँ पे फेरिंग्स प्रेजेंट है, फेरिंग्स के सरफेस के ऊपर ही गिल्स पाए जाते हैं मोस्ट ऑफ द फिशेस के अंदर, लेकिन कहीं कहीं पे ब्रोंकियल कैविटी के अंदर भी पाए जाते हैं, तो ये जवाब सही है। क्वेश्चन नंबर 28, अ कॉमन मसल ऑफ टू लार्ज गिल्स। अच्छा, म्यूसिल, a common mussel has two it's a name of an organism, aquatic organism है, इसके पास दो लार्ज गिल्स होती हैं विथ क्या चीज़, क्या उन लार्ज गिल्स के अंदर फ्लैजिला होता है, पैरापोडिया होता है, सूडोपोडिया होता है, फिर सीलिया होता है। तो जो म्यूसिल होता है उसके पास दो बड़े बड़े लार्ज गिल्स प्रेजेंट होते हैं और उनमें सीलिया भी होता है। सही है। क्वेश्चन नंबर 29, साउंड बॉक्स और वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ट्रैकिया के ओपनिंग के ऊपर, जिसे लैरिंग्स कहते हैं। इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होती हैं, दो फंक्शनल पेयर होते हैं वोकल कॉर्ड्स के, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 30, व्हेन ब्लड लीव्स कैपिलरीज बेड मोस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इन द फॉर्म ऑफ। मैंने अभी बताया था कार्बन डाइऑक्साइड 70% जो है वो बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में होती है, 70%। 3% जो है वो प्लाज्मा के अंदर होती है, 20% जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होती है। आपको ये परसेंटेज पता होनी चाहिए।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन लंग्स। लंग्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, गलत है। दे नाइदर पुल एयर नॉर दे कैन पुश इट आउट, ये बिल्कुल, चलो ये भी देखते हैं। वैसे ये बात सही है, लंग्स हमारे खुद कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं करते, असल में हमारी थोरेसिक कैविटी स्पेशली जो इंटरकोस्टल मसल्स और जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है, लंग्स खुद कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं करते। पैसिव एक्सपेंशन होती है, कॉन्ट्रैक्शन अकर्स ड्यूरिंग एक्सपिरेशन एंड इंस्पिरेशन रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये है कि पैसिव एक्सपेंशन होती है एक्सपिरेशन में और कॉन्ट्रैक्शन होती है इंस्पिरेशन के अंदर। तो देखो, एक्सपिरेशन में एक्सपेंशन नहीं होती, एक्सपिरेशन में हम क्या करते हैं, एक्सपिरेशन में हम एरिया, बल्कि हम एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, जैसे ये थोरेसिक कैविटी है, ये ऐसे हो गई, एक्सपेंड हो गई, तो इसको एक्सपेंशन बोलेंगे। लेकिन देखो, जो हमें पता है कि वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, तो जब इंस्पिरेशन होती है तो हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम बढ़ाते हैं, तो ये जो एक्सपेंशन होगी ये इंस्पिरेशन के टाइम पे होती है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं डायफ्राम बिकम्स लेस डोम ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। ये सही जवाब है एकदम, क्योंकि इंस्पिरेशन में क्या होता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो स्ट्रेट बन जाता है। डी में कह रहा है व्हेन मसल बिटवीन रिब्स आर रिलैक्स्ड, मेरे ख्याल से ये आर लिखा हुआ है, रिलैक्स द रिब्स आर सेटल डाउन। जब मसल्स रिब्स, अच्छा इंटरकोस्टल मसल्स की बात हो रही है, रिब्स के दरम्यान में जो मसल्स होते हैं इंटरकोस्टल मसल्स कहा जाता है, जब वो रिलैक्स होते हैं तो रिब्स जो है वो अंदर की तरफ होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब आप मसल्स इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो रिब्स क्या होंगे, अपवर्ड जाएंगे। तो यहाँ पे 2-3 जवाब वैसे कंफ्यूजिंग है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी है, ठीक है। वैसे तो ऑप्शन डी भी कुछ खास नहीं है, इसमें भी कोई सेंस नहीं बन रहा। यहाँ पे ये वर्ड आई डोंट नो व्हाट इज दिस, बट खैर ऑप्शन बी यहाँ पे एक प्रॉपर सही जवाब है, क्योंकि सबसे पहले तो देखो मैंने आपको बताया कि एक्सपेंशन हमेशा कहाँ पे होती है, इंस्पिरेशन में होती है। थोरेसिक कैविटी का जो एक्सपेंशन होगा वो इंस्पिरेशन में होगा। एक्सपिरेशन के अंदर क्या होगा, थोरेसिक कैविटी कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, ऐसी है तो ऐसी हो जाएगी, ठीक है। वॉल्यूम कम हो जाएगा तभी प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो तभी एयर बाहर जाएगी लंग्स से। क्वेश्चन नंबर 32, ड्यूरिंग एक्सरसाइज द ब्रेथिंग रेट मेक राइज टू। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो ब्रेथिंग रेट नॉर्मल रेट से 30 टाइम्स हो जाता है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय द वे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय। अभी बहुत सारे एमसीक्यूज रहते हैं एंड आई प्रेफर कि आप प्लीज़ बहुत सारी प्रैक्टिस करो।